उम्मीद करता हूँ सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और बैठ के पढ़ रहे होंगे और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करने जाएंगे ऐसे 501 के बारे में। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा, जो बुक हम रेफर कर रहे हैं वो है सीए पंकज गर्ग सर की। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस, ये तीन बारे में बातें करता है, तीन एस्पेक्ट्स के बारे में बातें करता है। पहला हमारा इन्वेंट्री, दूसरा लिटिगेशन क्लेम एंड तीसरा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। एज पर ऐसे 501 क्या कहता है हमें कि हमें ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे परफॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, जब हम इन्वेंट्री, लिटिगेशन क्लेम और सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने चाहेंगे इन्वेंट्री के बारे में। ऐसे 501 कहता है कि आपको इन्वेंट्री के केस में उसके एग्जिस्टेंस और उसके कंडीशन को लेके आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। वाई एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन? जब भी हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो उसको हम दो एस्पेक्ट्स में कंसीडर करते हैं, पहला क्वांटिटेटिव एंड दूसरा क्वालिटेटिव। अगर बात करें हम क्वांटिटेटिव की, दैट इज द नंबर एंड नंबर डिपेंड्स अपॉन द एग्जिस्टेंस। क्या जो हमारे बुक्स के अंदर जितनी इन्वेंट्री शो हो रही है क्वांटिटेटिव वाइज, क्या उतनी है या नहीं है, इसको हम पहले ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड थिंग आती है हमारी कंडीशन, जो हमने वैल्यूएशन ले रखी है इन्वेंट्री की, क्या उस इन्वेंट्री की कंडीशन है भी सही वैसी या नहीं है, देन उस चीज को हम इवेल्युएट करेंगे। तो इन चीजों को इवेल्युएट करने के लिए उसकी एग्जिस्टेंस, उसकी कंडीशन, हमारे ऐसे 501 ने कुछ प्रोसीजर्स बताया हमें परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं हमारे ऐसे 501 ऑडिट प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री। ऐसे 501 कहता है किसी भी एंटिटी का जब आप ऑडिट कर रहे हो जहां पे इन्वेंट्री मटेरियल है, तो उस इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और कंडीशंस के रिस्पेक्ट में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिटर को प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ऑडिटर को मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्या जो इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने दिए हैं क्या वो एप्रोप्रिएट है, और जो वो प्रोसीजर्स जब वो मैनेजमेंट परफॉर्म करेगी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या वो प्रोसीजर्स एज एप्रोप्रिएटली परफॉर्म भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देन आपको इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा उस इन्वेंट्री का कंडीशन चेक करने के लिए, क्योंकि हमने जो वैल्यूएशन लिया है उस वैल्यूएशन के हिसाब से उस इन्वेंट्री कंडीशन एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती। एंड लास्ट आपको सैंपल बेसिस पे कुछ इन्वेंट्री खुद से काउंट भी करके देखनी पड़ेगी, ताकि जो आपके रिजल्ट से क्या वो मैच करते हैं मैनेजमेंट के रिजल्ट से। पढ़ेंगे When inventory is material to the financial statements, the auditor shall obtain sufficient and appropriate audit evidences regarding the existence and condition of the inventory by attending at the physical inventory counting, unless impracticable, to evaluate the management instructions and procedures for recording and controlling the results of the entity's physical inventory counting. He have to observe the performance of the management count procedures. He have to inspect the inventory also, and he have to perform the टेस्ट काउंट, मतलब कि सैंपल बेसिस पे उसको चेक भी करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दिस ऐसे 501 कहता है आपको इन्वेंट्री के फाइनल रिकॉर्ड्स को चेक करना पड़ेगा। क्या जो रिकॉर्ड्स के अंदर इन्वेंट्री की डिटेल है उतनी मैच हो रही है काउंटिंग से, जो मैनेजमेंट ने काउंट किया है, क्या वो इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में उतना ही रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। पढ़ेंगे You have to perform the audit procedures over the entity final inventory records to determine whether they accurately reflect the actual inventory count results or not. इसी के साथ S501 ने हमें कुछ सर्कमस्टांसेस में कुछ प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए कहा है। जैसे कि वो सर्कमस्टांसेस है, इन केस अगर मान लो जो इन्वेंट्री ने जो एंटिटी ने काउंटिंग की है इन्वेंट्री की, वो उन्हें डेट अदर देन द बैलेंस शीट डेटा है, यानी कि 31 मार्च से पहले या 31 मार्च के बाद, अगर किसी भी दिन 31 मार्च से पहले 31 मार्च के बाद अगर एंटिटी ने इन्वेंट्री को काउंट किया, तो एज ऑन 31 मार्च और उस डेट के बीच में जितने भी जो भी हमारा इंटरवीनिंग पीरियड था, जितना भी इफेक्ट हमारे क्लोजिंग स्टॉक पे उन ट्रांजेक्शन्स की वजह से आया है, क्या वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ। ऑडिटर हैव टू ऑब्जर्व दिस थिंग। यू हैव टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू दैट इंटरवीनिंग पीरियड। सेकंड बात करें, सेकंड एस्पेक्ट जो ऐसे 501 कहते हैं, इन केस अगर मान लो जिस दिन इन्वेंट्री का काउंट किया गया उस दिन आप अवेलेबल नहीं हो पाए, मान लो आपकी अपील थी या कुछ भी रीजन था, आप उस काउंट में अपीयर नहीं हो पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि एक ऑल्टरनेट डेट पे दोबारा से इन्वेंट्री का काउंट करवाया जाए। देन आपको उस इन्वेंट्री अकाउंट को ऑब्जर्व करना है। और अब जिस दिन एंटिटी ने ऑडिट इन्वेंट्री को काउंट करवाया था उस दिन मान लो कोई डिस्क्रिपेंसीज आई थी एंटिटी को, क्या वो डिस्क्रिपेंसी, क्या वो एंटिटी ने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए उस डिस्क्रिपेंसी को रिमूव करने के लिए।
ठीक है, ये भी चीज ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा। इसी के साथ ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा क्या मैनेजमेंट ने उस दिन कट ऑफ प्रोसीजर्स लगाए थे जिस दिन मैनेजमेंट इन्वेंट्री को काउंट किया। कट ऑफ प्रोसीजर्स यानी कि सेपरेट करना ट्रांजैक्शंस को फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। तो हम ये भी चेक करेंगे कि क्या मैनेजमेंट ने कट ऑफ प्रोसीजर्स लगाए थे। और चौथी बात हम मैनेजमेंट से WR ऑब्टेन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फॉर्मेशन। जो मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन ऐसा हमें और दी है क्या वो कंप्लीट है या नहीं है, हमें ये भी। और जो मैनेजमेंट प्रोसीजर्स बताए थे क्या वो उन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग उसने इन्वेंट्री को काउंट किया या नहीं किया, हम WR भी ऑब्टेन करेंगे। तीसरा सर्कमस्टांस ऐसे 501 बताते हैं कि इन केस अगर हम इन्वेंट्री को काउंट कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अटेंड द इन्वेंट्री काउंट, आप अपीयर ही नहीं हो सकते, कोई भी वजह हो सकती है, तो उस केस में ऐसे 501 कहता है आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। ऑल्टरनेट प्रोसीजर से मतलब आप डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कीजिए, ठीक है, आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन कीजिए। अगर इन ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके भी अगर आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहे तो उस केस में आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ सर्कमस्टांस है वेयर द इन्वेंट्री इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द थर्ड पार्टी। उस केस में ऑडिटर शैल ऑब्टेन परमिशन ऑब्टेन करेगा। अलॉन्ग विद दिस ही विल परफॉर्म द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। वो इंस्पेक्शन कर सकता है। मान लो ऑडिटर ने थर्ड पार्टी कंफर्मेशन ऑब्टेन किया लेकिन ऑडिटर को शक है उसकी इंटीग्रिटी और उसकी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, तो ऑडिटर इंस्पेक्शन परफॉर्म करेगा। अपनी जगह किसी और ऑडिटर को भेज सकता है, वो सर्विस ऑडिटर रिपोर्ट मंगा सकता है। अलॉन्ग विद दिस वो डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर सकता है। तो ये 4 सर्कमस्टांसेस है जो ऐसे 501 जिससे रिगार्डिंग ऑडिट प्रोसीजर्स बताता है जो ऑडिटर को परफॉर्म करने पड़ेंगे। रीड करेंगे प्रोसीजर्स इन केस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड एट डेट अदर देन द बैलेंस शीट डेट। जैसे कि मैंने बताया जो भी पीरियड होगा, मान लो जैसे कि 25 मार्च को इन्वेंट्री को काउंट किया गया। अब 25 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुई होंगी सेल परचेज, उनको कंसीडर करते हुए उसका इफेक्ट जितना भी आया होगा स्टॉक के ऊपर, क्या वो कंसीडर किया गया है, क्या वो रिकॉर्ड हुआ है, उसको हम चेक करेंगे। परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंसेस अबाउट वेदर द चेंजेस इन द इन्वेंट्री between the count date and the date of the financial statement are properly recorded. Second thing, where auditor unable to attend the inventory count. जैसे कि मैंने बताया मान लो उसको अपील में जाना था जिस वजह से वो जिस दिन इन्वेंट्री काउंट हो रहा था उस दिन वो अपीयर नहीं हो पाया, तो उस केस में ऑडिटर को क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। उसको ऑल्टरनेट डेट पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि किसी ऑल्टरनेट डेट पे इन्वेंट्री को काउंट कराया जाए। ऑडिटर शुड टेक और ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट ऑन ए ऑल्टरनेट डेट एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन। यानी कि 31 मार्च को मान लो इन्वेंट्री का काउंट किया गया, अब अपीयर नहीं हो पाए, आपने ऑल्टरनेट डेट की रिक्वेस्ट की, मैनेजमेंट ने कहा 10 अप्रैल को हम दोबारा इन्वेंट्री को काउंट करवा देंगे आपके लिए। नाउ 31 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में जो इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन हुई है उनका इफेक्ट लेके आएंगे हम और चेक करेंगे क्या हमारा रिजल्ट मैच कर रहा है इन्वेंट्री के रिजल्ट से, जो एंटिटी का रिजल्ट है उससे मैच कर रहा है। Intervening transaction to assess whether the changes in the inventory between the date of the physical count and the period and date are correctly recorded. Along with this, जब उस दिन 31 मार्च को इन्वेंट्री को काउंट किया गया था मैनेजमेंट के द्वारा, अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आई थी तो क्या प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने परफॉर्म किए हैं, हम उनको चेक करेंगे क्या वो एप्रोप्रिएट थे प्रोसीजर्स। The auditor would also verify the procedures adopted, treatment given for the discrepancies noticed during the physical count. Then along with this, auditor shall check the cut-off procedures management ने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। The auditor would ensure that the appropriate cut-off procedures were followed by the management and WR obtain करेगा auditor management से with respect to the completeness of the information provided regarding the inventory and assurance with regard to the adherence to the laid down procedures for the physical inventory count. जो प्रोसीजर्स मैनेजमेंट ने बताए थे उनको एडर किया है, उनको फॉलो किया है वाइल काउंटिंग द इन्वेंट्री, ठीक है। इसके बाद थर्ड सर्कमस्टांसेस था, अगर मान लो इन्वेंट्री अकाउंट में पहुंचना इम्प्रैक्टिकेबल है ऑडिटर के लिए, वो इन्वेंट्री अकाउंट में अपीयर हो ही नहीं सकता, तो उस केस में ऑडिटर को क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। यू हैव टू परफॉर्म द ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स, लाइक वो कंफर्मेशन मंगा सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। यू विल परफॉर्म द ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स लाइक इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन of the subsequent sale of the specific inventory item acquired, purchased prior to the physical inventory counting, and if it is not possible to do so, he will have to modify the opinion. उसको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं ऑब्टेन कर पाता। चौथा केस है वेयर द इन्वेंट्री इज अंडर द कंट्रोल और द कस्टडी ऑफ द थर्ड पार्टी,
ठीक है। इसमें ऑडिटर क्या करेगा, वही कंफर्मेशन ऑब्टेन करेगा एंड परफॉर्म करेगा इंस्पेक्शन एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड जैसे कि मैंने बताया, अगर मान लो ऑडिटर को शक होता है उसकी इंटीग्रिटी या ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर थर्ड पार्टी की, तो उस केस में ऑडिटर इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी शक होता है तो उस केस में ऑडिटर अटेंड करेगा या फिर अरेंज करेगा अनदर ऑडिटर टू अटेंड द थर्ड पार्टी फिजिकल काउंटिंग ऑफ द इन्वेंट्री। He will obtain the service auditor report on the adequacy of the third party internal control with respect to the proper count and safeguard of the inventory. वो डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्शन करेगा विद रिस्पेक्ट टू द वेयर हाउस रिसिप्ट, जहाँ पे माल पड़ा हुआ है उसकी रिसिप्ट होंगी एंटिटी के पास। मान लो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है तो कोल्ड स्टोरेज की रिसिप्ट होंगी एंटिटी के पास, तो वो रिसिप्ट को चेक करेगा एंड ही विल रिक्वेस्ट द कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टी व्हेन द इन्वेंट्री इज प्लेज्ड एज ए कोलेक्टर। अगर हमने एज ए कोलेक्टर सिक्योरिटी प्लेज की हुई है अपनी इन्वेंट्री को, तो वो उस केस में कंफर्मेशन ऑब्टेन करेगा। यहाँ पे हमारा खत्म होता है इन्वेंट्री। अब इसके बाद हम बात करेंगे लिटिगेशन एंड क्लेम के बारे में। हमारा ऐसे 501 क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए कहते हैं इन केस जब हमें लिटिगेशन एंड क्लेम्स को चेक करना हो। ऑडिट प्रोसीजर्स विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशन एंड क्लेम। ऐसे 501 कहते हैं कि ऑडिटर हैज टू आइडेंटिफाई द लिटिगेशन एंड क्लेम बाय परफॉर्मिंग सम प्रोसीजर्स। उसको एंटिटी से बात करनी पड़ेगी या फिर दोज पर्सन वर्किंग विद एंटिटी, या फिर इन केस अगर कोई लीगल काउंसिल है एंटिटी के अंदर ही तो वो एडवोकेट से बात कर सकता है। वो रिव्यू करेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग को, दोज कम्युनिकेशन बिटवीन द एंटिटी एंड द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। अलॉन्ग विद दिस वो लीगल एक्सपेंस अकाउंट को भी चेक कर सकता है। Auditor is required to identify the litigation and claim by performing the procedures such as inquiry of the management and others working within the entity, including in-house legal counsel. He will review the minutes of the meeting of the TCWG, communication between the entity and external legal counsel, and he will review the legal expense account. Now, there are some circumstances where the auditor have to perform the specific procedures. कौन-कौन से वो circumstances हैं? मान लो ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा रोमम है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वो काफी हाई है, तो उसने एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने के लिए कहा मैनेजमेंट को। जब वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने गया तो उसने कहा कि जो उनकी लीगल प्रोफेशनल बॉडी है लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर लॉ एनी कोई लॉ या रेगुलेशन है, वो प्रोहिबिट करती है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को डायरेक्टली ऑडिटर से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो उस केस में ऑडिटर को ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। एंड इन केस अगर ऑडिटर बाय परफॉर्मिंग दोज ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस नहीं ऑब्टेन हो पाते, तो उस केस में ऑडिटर को अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टेंस ऑफ द लिटिगेशन और क्लेम। He will seek the communication directly with the entity external legal counsel. If law, regulation or respective legal profession body prohibit entity external legal counsel from communicating directly with the auditor shall perform the alternative audit procedures. Then, management refuses to permit the audit to communicate. या फिर अगर मान लो मैनेजमेंट उसको मना कर देता है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने के लिए, या फिर जब वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने जाता है तो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल रिफ्यूज कर देता है बात करने से, या कोई भी उसको इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, या फिर ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाता, तो इन तीनों ही केसेस में ऑडिटर को अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कौन सा स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? 705 फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, इन केस द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस या फिर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल रिफ्यूजेस या फिर ऑडिटर इज अनेबल टू कलेक्ट द ऑडिट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नाउ अलोंग विद दिस ऑडिटर को रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा मैनेजमेंट से, क्या जितने भी लिटिगेशन एंड क्लेम से मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया ऑडिटर को, और जो लिटिगेशन एंड क्लेम है क्या मैनेजमेंट ने उनको एप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया है एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ऑडिटर को WR ऑब्टेन करना पड़ेगा इस रिस्पेक्ट में। रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड TCWG द ऑल नोन एक्चुअल पॉसिबल और लिटिगेशन एंड क्लेम अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर and appropriately accounted for and disclosed in accordance with the applicable FRF। तो यहाँ पे हमारा litigation and claim का भी खत्म होता है aspect। थर्ड aspect आ जाता है हमारा procedures with respect to segment information। ऐसे 501 कहता है क्या एंटिटी ने जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है उसका प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किया है या नहीं किया, उसके लिए ऑडिटर को प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। लाइक उसको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू द मेथड्स जो एंटिटी ने यूज किए हैं फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, और उसको खुद से उन मेथड्स को रीपरफॉर्म करके देखना पड़ेगा उनकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए
कि क्या डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। ठीक है, रीड करेंगे। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है या नहीं है, by obtaining an understanding of the methods like revenue based recognition, asset based recognition used by the management in determining the segment information, and he will evaluate whether such methods are likely to result in the disclosure in accordance with the applicable FRF, and he have to re-perform those methods. He will where appropriate testing the application of such methods. हमारा FRF किस स्टैंडर्ड की बात करते हैं यहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 और या फिर इंड एस 108। ठीक है, इसी के साथ ऑडिटर शैल परफॉर्म दी एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट इन दी सर्कमस्टांसेस। यहीं पे हमारा ऐसे 501 खत्म होता है। अगला स्टैंडर्ड हम बात करेंगे ऐसे 505। सो स्टे कनेक्टेड गाइज, थैंक यू, बाय बाय।